नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। बच्चों, आज आपको एक नए इतिहास की तरफ ले जाते हैं और आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सूर्यवंश की, जिसे भारतीय इतिहास में द्वितीय अफगान वंश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हुमायूं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम हुमायूं के विषय में भी चर्चा करेंगे बच्चों, लेकिन चूंकि हुमायूं और सूर्यवंश के इतिहास का बड़ा ही अंतर संबंध रहा है, तो दोनों को एक साथ समझने के लिए ज़रूरी है कि या हुमायूं को बेहतर तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है कि आप शेरशाह सूरी के बारे में जान लें। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी, चूंकि पिछली क्लास में इसके नाम की चर्चा हुई थी और आपको पता है कि चंदेरी के युद्ध में ये बाबर की तरफ से लड़ा और खानवा के युद्ध में बाबर के घाघरा के युद्ध में बाबर के विरोध में लड़ा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो पूरा फोकस होगा वो शेरशाह सूरी के इतिहास पे होगा, यानी सूर्यवंश के इतिहास पे होगा बच्चों। तो चलिए आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में और उम्मीद है कि क्लास अच्छी लगेगी बच्चों। ठीक है, आपको समझ में आएगी, तो फटाफट आप लोग लाइक एंड शेयर करिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सकें बच्चों। चलिए एक बार लाइक एंड शेयर करिए, बाकी क्लास से लोग जुड़ जाएं। आवाज़ बच्चों क्लियर है? ऑडियो वीडियो चलिए। अंजलि कुमारी, निधि, काशीनाथ, दिव्या सिंह, सिद्दीकी साहब, शिवशंकर गुप्ता, कैसे हैं आप? जागृति, नैना IAS, साक्षी, भारती, फटाफट बच्चों लाइक एंड शेयर करिए, बाकी लोग भी क्लास से जुड़ सके बाकी लोग भी क्लास से जुड़ जाएं। थैंक यू इसके लिए बच्चों। आर्या, थैंक यू बेटा इसके लिए, थैंक यू आपको। आर्या कह रहे हैं कि सर आपका लेक्चर सुनने के बाद बिपिन चंद्रा की किताब ऑटोमेटिक याद हो जाती है जैसे लगता है। नहीं देखो बच्चों, सही बात है कि अगर आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट के तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो हर चीज़ आसान है। जैसे लोगों ने इतिहास के विषय में इतना भ्रम फैला रखा है कि इतिहास तिथियों का होता है बच्चों, इतिहास तिथियों का नहीं होता है। इतिहास एक स्टोरी है, एक पिक्चर है। जैसे आप पिक्चर देखते हो कभी नहीं भूलता, उसी तरह अगर इतिहास को भी जोड़कर पढ़ने की या जोड़कर समझने की कोशिश करिए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको इतिहास पता रहेगा और आपको इतिहास हमेशा याद भी रहेगा। ठीक है, और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे क्लासों के बारे में बच्चों। तो ये लक्ष्य प्रोग्राम के तहत यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं बच्चों सभी लोग, जहाँ पर एक टीम आपके साथ लगी हुई है, एक बेहतरीन टीम काम कर रही है बच्चों यहाँ पर। और इसके साथ साथ ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है बच्चों। नेट JRF PhD ऑलरेडी हूँ बच्चों। ठीक है, और अभी आपको पता है कि मात्र कुछ महीनों में, मात्र बच्चों 9 महीने की तैयारी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने आपके UPSC को क्रैक किया, इंटरव्यू फेस किया बच्चों, मात्र केवल 9 मंथ की प्रिपरेशन में। और अभी तक लगभग 20,000 बच्चों को बच्चों पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, हमारी बुक भी आपको कुछ दिनों में मार्केट में मिल जाएगी, बहुत जल्द जो है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। हाँ, प्लस प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएंगे बच्चों तो वहाँ पर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट आपको मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट मिल जाएगा। आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो चुका है, ये कल ही कंप्लीट हुआ बच्चों। आर्ट एंड कल्चर भी विद करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। और वर्ल्ड हिस्ट्री की न्यू और फ्रेश बैच 5 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रही है। 5 अक्टूबर से ये बैच कंटिन्यू हो रही है। तो जो बच्चे 2021, 22 या 23 के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि आप अपना एनरोलमेंट जल्द से जल्द करा लें, क्योंकि अनअकैडमी अपनी फ़ी जो है इंक्रीज करने वाली है बच्चों। तो यहाँ पर आपको आर्थिक नुकसान ना हो, इसलिए अपने कोर्स को आप परचेज कर लें। बाकी आप एग्ज़ाम के बाद जो है अपने कोर्स को स्टार्ट करिएगा। तो वीडियो चूंकि रिकॉर्डेड रहती है वो दिक्कत नहीं है, आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रही बच्चों, फटाफट इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कुछ क्लासें हमने नई अनाउंसमेंट किया है, जिन बच्चों को पता ना हो उनको बताना चाहूँगा। अभी नई क्लासेस में हमारा एक क्लास जो आज ही स्टार्ट हुआ है और ये पहली क्लास थी बच्चों, ये फर्स्ट क्लास थी। और आप लोगों ने अगर वीडियो में कमेंट किया होगा तो मैं उसको पढ़ के देखूंगा
कि कैसी क्लास लगी बच्चों आपको ये क्लास। चूंकि आज पहला क्लास था और दुर्भाग्य से पहला क्वेश्चन ही काफ़ी टफ आप लोगों को मिल गया था, लेकिन आगे आने वाले समय में मैं इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा कि आपको सिंपल और स्वीट क्वेश्चन यानी आसान क्वेश्चन आपको पहले दूं, फिर धीरे धीरे आपको टफ क्वेश्चन की तरफ ले जाऊं। ठीक है, तो ये बच्चों आपको एक बेहतरीन क्लास ये होगी। जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हों, अगर वो इस क्लास को ज्वाइन न किए हों तो फटाफट इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होने जा रही है ये क्लास आंसर राइटिंग और फ्रेमिंग का। ठीक है, जो आज से स्टार्ट हुई है, आज से शाम को 6 बजे। इसके साथ साथ हमने एक क्लास स्टार्ट किया बच्चों सुबह 10 बजे, ये 29 तारीख से स्टार्ट है। क्योंकि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी पर बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर को कवर कर रहे हैं, उनका एडिटोरियल कवर कर रहे हैं बच्चों, लेकिन हिंदी एडिटोरियल सामान्य रूप से मुझे नहीं लगा कि कोई कवर कर रहा है, क्योंकि हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल और उपयोगी हैं। तो एक शो हमारा ये बच्चों मॉर्निंग शो जो है, ये मॉर्निंग शो बेसिकली आपके हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल के लिए है, जहाँ पर हम 1 या 2 एडिटोरियल रेगुलर आपको डिस्कस करते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी क्लास है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री क्लासेस सब यूट्यूब पे हैं, ये क्लासेस ये यूट्यूब पे हैं। हाँ, जो एडिटोरियल का क्लास होता है वो मंडे टू फ्राइडे होता है। 2 दिन हमारा मैराथन शो होगा बच्चों, ये 2 डेज हमारा मैराथन शो चलेगा। और हफ्ते भर का यानी पूरे हफ्ते भर का जो करंट है ये आपको 2 दिन में उपलब्ध हो जाएगा बच्चों, सैटरडे और संडे। मात्र 2 डेज में ये पूरा करंट मैं आपको कवर कराऊंगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये करंट जो है सैटरडे और संडे, आने वाला जो सैटरडे है उस सैटरडे को ये क्लास आपको स्टार्ट होगी। तो यानी 28 सितंबर से लेकर जो 6 दिन का करंट होगा, 7 दिन का, ये पूरा करंट हम सैटरडे टू संडे 2 दिन के शेड्यूल में इसे पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक, और इस शो का नाम बच्चों मैराथन शो है। ये यूट्यूब पर क्लास होगी, इसकी टाइमिंग 10 AM, ठीक है, सुबह 10 बजे इसकी टाइमिंग होगी। हाँ, और प्लस प्लेटफॉर्म पर अगर आपको आना है बच्चों, अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि प्लस प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी आपको 2 तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, प्लस और आइकॉनिक। आइकॉनिक प्लस से ज़्यादा डिफरेंट है, हालांकि आप दोनों में प्री मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं बच्चों। लेकिन प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस ये है कि जो आइकॉनिक है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच भी अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है, पर्सनल कोच भी अनअकैडमी दे रही है बच्चों, जो आपके फुल्ली आपको क्या करेगा, मेंटर करेगा, आपको एक बेहतर गाइडेंस देगा हमेशा। छोटी छोटी आपकी जो ज़रूरतें हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उसको दूर करेगा। आपको आंसर राइटिंग सिखाना, मॉडल आंसर देना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देना, कवर करना उसको, ये सारा काम आपको कोच के द्वारा किया जाएगा। बाकी आप अनअकैडमी पर हमसे जुड़ने के साथ साथ अन्य एजुकेटर का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। दोनों के चार्जेस में डिफरेंस है बच्चों। अगर आप आइकॉनिक चार्ज लेते हैं, 2 साल का आइकॉनिक कोर्स लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको 99,000 का है। लेकिन SKY लाइव, ये हमारा कोड है स्काई लाइव, इसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं और मात्र 89,100 में पूरा आइकॉनिक कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 12 मंथ का लेना चाहते हैं बच्चों, 12 मंथ का जो कोर्स है वो आपको 57,600 में मिल जाएगा आइकॉनिक कोर्स। ठीक, हाँ, अगर आप प्लस कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो प्लस कोर्स का, अगर आप 2 साल का कोर्स लेना चाहते हैं प्लस का बच्चों, तो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट के साथ, 10% डिस्काउंट के साथ ये कोर्स आपको मिल जाएगा बच्चों 57,600 में, और 1 ईयर का यानी 12 मंथ का 39,600 में। तो जो कोर्स आप परचेज करना चाहते हो कर सकते हैं अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बच्चों। कोड हमारा याद रहना है आपको, SKY लाइव। अगर आप कोड यूज करेंगे तभी आप हमसे जुड़ पाओगे बच्चों। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, SKY है, वाई को मिस करते हैं बच्चों, आप लोग इसको ध्यान रखना है। SKY लाइव यानी स्काई लाइव है, ठीक है। और बच्चों जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपके साथ एकदम डिफरेंट तरीके का तैयारी शुरू किया जाता है, यानी 0 बेस से आपकी स्टार्टिंग होती है। नोट्स बनाना सिखाते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करेंगे, कैसे राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल कैसे डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें हम सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आपकी शुरुआत जो है वो कहाँ से होगी, मेन से होगी। ये हमारा कोड है बच्चों, ये कोड है, इसको ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि जब भी आना है अनअकैडमी पे SKY लाइव यानी स्काई लाइव के थ्रू आना है। चलिए आते हैं बच्चों अपने क्लास पे, फटाफट आप लोग आ जाइए क्लास पे बच्चों। ओम प्रकाश जी फटाफट एक बार लाइक एंड शेयर करिए। आज शेरशाह सूरी की बात है बच्चों। ज्योति शर्मा, अंकित सिंह, देवेश जी। चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों सूर्यवंश या शेरशाह सूरी।
शेरशाह सूरी सूर वंश का संस्थापक था बच्चों। शेरशाह सूरी, सूरी में छोटा सा होगा या बड़ा? सूरवंश, ठीक है। चलिए, तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों शेरशाह सूरी के बारे में, सूरवंश के बारे में। और आपको पता है शेरशाह सूरी ने जिस सूरवंश की स्थापना किया, यह भारतीय इतिहास का द्वितीय अफगान वंश है। यानी इससे पहले कौन सा अफगान वंश था बच्चों? लोदियों का। भारत में लोदी पहले अफगान वंश के लोग थे और सूरवंश जो है वो द्वितीय अफगान वंश के नाम से जाना जाता है। इसे एक नाम आप और दे सकते हैं और वो नाम है बच्चों द्वितीय अफगान वंश। ठीक है, क्योंकि ये भी अफगान मुसलमान थे बच्चों, तो इसे द्वितीय अफगान वंश भी कहा जाता है। इसे द्वितीय अफगान वंश कहा जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीय अफगान वंश कहते हैं। शेरशाह सूरी के जो दादा थे बच्चों, उनका नाम था इब्राहिम शाह सूर। वो बेसिकली एक घोड़े के व्यापारी थे। इनके अगर वंशज की बात करें शेरशाह सूरी के, तो इनके दादा ही कहा जाएगा। ठीक है, इनके पिता के पिता, उनका नाम था इब्राहिम शाह सूर, जो रूह क्षेत्र से थे और वो मूल रूप से क्या थे? घोड़े के व्यापारी थे। और घोड़े के व्यापारी होने के साथ, देखिए ध्यान दीजिएगा, इनके दादा का नाम था इब्राहिम शाह सूर, इब्राहिम शाह सूर। यहां से इतिहास में इनके वंशज के विषय में जानकारी मिलती है। इब्राहिम शाह सूर, इब्राहिम शाह सूर बच्चों ये मूल रूप से ये घोड़े के क्या थे? व्यापारी थे। ये घोड़े के क्या थे? व्यापारी थे। घोड़े के बच्चों क्या थे? व्यापारी थे इब्राहिम शाह सूर। और इब्राहिम शाह सूर से उत्पन्न जो इनकी संतान थी, यानी जो इनके पिता थे बच्चों हसन खां। ठीक है, किसके? शेरशाह सूरी के। इनकी एक संतान थी जिसका नाम क्या था? हसन खां। हसन खां बच्चों। और इसी हसन खां से पैदा हुए थे कौन? इसी हसन खां से पैदा हुए थे बच्चों कौन? शेरशाह सूरी। इसी हसन खां से पैदा हुए थे शेरशाह सूरी। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था? हसन था। और ये मूल रूप से घोड़े के क्या थे? व्यापारी थे। लेकिन हसन खां बच्चों ये सहसाराम जागीर के क्या थे? जागीरदार थे। सहसाराम जागीर के क्या थे? जागीरदार थे। सहसाराम जागीर ये बिहार में है बच्चों, और यही सहसाराम में इनका मकबरा भी है। सहसाराम जागीर के क्या थे? जागीरदार थे। बहुत आसानी से, बहुत प्रेम से समझना है इन सारी चीज़ों को। सहसाराम जागीर के क्या थे? ये जागीरदार थे। और कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने अपने राजनीतिक जीवन में राजस्व का जो भी अनुभव इसने लिया, वह अपने पिता की जागीर के भू राजस्व अधिकारी या प्रबंधन के तौर पर लिया था। यहीं से बच्चों उसने पूरी तरह से रेवेन्यू सिस्टम के बारे में व्यवहारिक ज्ञान अर्जित किया था। और कहा जाता है कि 21 वर्षों तक वह अपने पिता हसन खां के साथ अपने पिता की जागीर सहसाराम में राजस्व प्रबंधन का कार्य उसने क्या किया था? देखा था। इसीलिए कहा जाता है कि शेरशाह सूरी जैसा योद्धा बच्चों मात्र अल्पकालिक जीवन में, हालांकि आप जानते हैं कि सूरवंश का जो इतिहास है ये 1540 से लेकर बच्चों 1555 तक रहा, लेकिन इसमें अगर हम शेरशाह सूरी का इतिहास देखें तो शेरशाह सूरी केवल बच्चों मात्र 1540 से लेकर 45 तक इसका जीवन काल रहा। यानी मात्र अल्पकाल का जीवन। कहते हैं कि धरती जो बच्चों वीरों से खाली नहीं होती है, धरती वीरों से खाली नहीं है, लेकिन वास्तविक वीर और योद्धा वही होता है या नेतृत्वकर्ता वही होता है जो जीरो से एक बड़ी चीज का निर्माण करे। अगर हम शेरशाह सूरी की तुलना करें भारतीय इतिहास में, तो हम इनकी तुलना बच्चों किससे कर सकते हैं? शिवाजी से कर सकते हैं। अगर शेरशाह, मिला के पूछा भी है मेंस में इस क्वेश्चन को, मिला के दोनों एक समान पृष्ठभूमि से पैदा हुए थे बच्चों। शिवाजी भी मात्र एक सरदेशमुख थे, और अगर शेरशाह सूरी को देखिए तो ये भी मात्र एक जागीर का जागीरदार था।
इनको पुश्तैनी कोई राज्य नहीं मिला था। जिस तरह से अकबर को अगर देखिए तो अकबर को पुश्तैनी मिला था बच्चों, हुमायूं का राजवंश उनको मिला हुआ था। या सल्तनत काल में अगर देखें तो जो भी राजा या बादशाह सुल्तान हुए, सबको कहीं न कहीं उत्तराधिकार में कुछ न कुछ एक मजबूत बेस प्राप्त हुआ था। लेकिन अगर जमीन से कोई एक बंदा उठा तो उसमें शेरशाह सूरी का नाम गिना जाता है। शेरशाह सूरी एक मामूली सा जागीरदार था, और उसी तरह शिवाजी भी एक क्या थे, सरदेशमुख थे। यानी जिनके पास कुछ भी न हो और वो अगर किसी राज्य या ऐसे साम्राज्य का निर्माण करे तो इतिहास उनको एक अलग स्थान देता है बच्चों। हम अकबर की तुलना शेरशाह से जब भी करेंगे तो हम यही कहते हैं कि शेरशाह अकबर का पुरोगामी था। अकबर ने शेरशाह से बहुत कुछ सीखा बच्चों, बात समझ रहे नहीं? तो इतिहास जो है वो शेरशाह को दूसरी नजरों से देखता है। यानी कहने का मतलब, जैसे कहते हैं ना कि अगर भाई पिता के द्वारा आपको एक आधार दे दिया जाए, जैसे हम अशोक की बात करते हैं या बिंदुसार की बात करते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको इतना कुछ दिया था कि वो उस धरातल पर एक मजबूत राजवंश का निर्माण वो कर सकते थे, और उन्होंने किया। लेकिन यहां शेरशाह सूरी और शिवाजी की बात अगर हम करें, या आपके भारतीय विश्व इतिहास में अगर आप नजर दौड़ाइए तो नेपोलियन बोनापार्ट को देखिए। ये ऐसे योद्धा हैं जो एक मामूली से परिवार से या एक मिडिल क्लास फैमिली से जुड़े हुए थे, जिनके पास जो है राजवंश या राज्य के रूप में कोई आधार मौजूद नहीं था। इन्होंने जो भी अर्जित किया, इनके योग्यता का, इनके नेतृत्व का परिणाम था। इनके पिता के द्वारा या इनके परिवार के द्वारा दिया गया कोई उपहार नहीं था बच्चों। इसलिए इतिहास इनको दूसरी नजरों से देखता है। तो ऐसे ही एक योग्य से शासक के बारे में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं, और वो शासक है बच्चों शेरशाह सूरी। ठीक है, थोड़ा पानी पिला दो, गर्म पानी। बच्चों एक बार आप लोग लाइक एंड शेयर करिए, कम से कम संख्या आपकी जो है 100 के ऊपर होनी चाहिए। बच्चों बहुत कम संख्या आपकी, एक बार दिल से आप लोग बच्चों लाइक एंड शेयर करिए। सभी लोग, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो अगर तो। कहाँ चले गए सब? अशिकांत, मुकेश, ज्योति, चलो एक बार लाइक एंड शेयर करिए फटाफट। कम से कम संख्या 100 के ऊपर होनी चाहिए आप लोगों की। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य पढ़ाएंगे बच्चों, परेशान न हो। ठीक है, अभी चलने दीजिए, थोड़ा सा चलने दीजिए, सब पढ़ा देंगे धीरे धीरे, परेशान न हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जानते हो बच्चों कि सारी क्लासेस पूरी तरह से यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हाँ आइए। तो शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सूर्यवंश के विषय में जानकारी का स्रोत है क्या। क्योंकि जिस भी इतिहास को आप पढ़ने चल रहे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि जो नॉलेज या जानकारी आप लेने चल रहे हैं उसका बेस क्या है, कहाँ पर उसका रिसोर्स है। हम जो भी बातें आपको बताएंगे उसका सोर्स क्या है, ठीक है, किस स्रोत के आधार पर हम वो बातें आपसे करेंगे। ठीक है, आइए पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। सूर्यवंश के विषय में जानकारी का स्रोत। सूर्यवंश के विषय में जानकारी का स्रोत, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों यहाँ पर क्या है, लिटरेचर, यानी जो आपका साहित्य है वही इनकी जानकारी का क्या है, स्रोत है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है तारीख शेरखानी, शेरशाही, जो किसकी रचना है बच्चों, अब्बास खां सरवानी की। पहली किताब है तारीख शेरशाही, पहली किताब का नाम है तारीख शेरशाही, जिसमें शेरशाह के पूरे जीवन कहानी का वर्णन किया गया है। और इसका लेखक है अब्बास खां सरवानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, अब्बास खां सरवानी।
अब्बास खां सरवानी, नाम नहीं भूलना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता बच्चों, ये आपका क्वेश्चन जो है तारीख शेरशाही ये बार बार पूछा जाता है और ये अकबर के कहने पर लिखा गया इतिहास है। इसका निर्माण बच्चों अकबर के समय हुआ है, ठीक है। तो अकबर के समय उनके कहने पर अब्बास खां सरवानी ने तारीख शेरशाही नाम से एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें शेरशाह सूरी का पूरा इतिहास बच्चों उसने क्या किया है, लिखा है। और एक किताब इसके बाद आती है जिसका नाम है तारीख ए दौलत ए शेरशाही। दूसरी किताब का नाम है तारीख ए दौलत ए शेरशाही, तारीख ए दौलत ए शेरशाही, ये दूसरी किताब है। और ये इसका लेखक है हसन खां, इसका लेखक है बच्चों हसन खां, ठीक। इसका पूरा इसको माने हसन खां भी कहते हैं, इसे हसन अली खां भी कहते हैं, ठीक है। अगर पूरा नाम लिखना हो तो यहां अली लगा लीजिएगा, ठीक है, हसन अली खां, ठीक। ये दो किताबें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक और है वाक़ियात मुस्ताकी, वो भी बहुत फेमस किताब बच्चों। तीसरी इनकी जो किताब है वो है वाक़ियात ए मुस्ताकी, वाक़ियात ए, इसको ऐसे कर लीजिएगा, वाक़ियात ए मुस्ताकी। इसके लेखक हैं बच्चों रिज़कुल्लाह, इसके लेखक हैं रिज़कुल्लाह। फिर से एक बार देख लीजिए, तीन किताबें हो गई। तारीख शेरशाही अब्बास खां सरवानी की है, तारीख दौलत शेरशाही ये बच्चों हसन खां अली की है, और वाक़ियात मुस्ताकी ये रिज़कुल्लाह की किताब है बच्चों। ये भी कई बार पूछा गया है आपके स्टेट कमीशन के एग्जामों में, ठीक है। रिज़कुल्लाह की भी किताब बड़ी फेमस है। तो ये तीन ऐसे लिटरेचर हैं, तीन ऐसे साहित्य हैं बच्चों जो आपके शेरशाह के बारे में, जो आपके शेरशाह के बारे या सूर्यवंश के बारे में हमें डिटेल जानकारी देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं जो भी हम बातें करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में, वो सारी की सारी बातें हम इन्हीं साहित्यों के आधार पर करने चल रहे हैं, ठीक है। इन्हीं साहित्य के आधार पर बच्चों हम शेरशाह सूरी के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में बच्चों। तो शेरशाह जिसका मूल नाम क्या था बच्चों, फरीद। शेरशाह का मूल नाम क्या है, इनका मूल नाम है फरीद। शेरशाह का मूल नाम क्या था, फरीद। ध्यान दीजिएगा, एक एक बात यहां पर शेरशाह से प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और कहा जाता है कि इनका जन्म जो है, जिस समय दिल्ली की सत्ता में इब्राहिम लोदी था, उसी समय, जिस समय दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन चल रहा था, उसी समय बच्चों 1472 में आपके हरियाणा नहीं बच्चों, बल्कि आपके हिसार फिरोजा यानी होशियारपुर आपका शायद पंजाब में पड़ेगा, मे भी शायद, ठीक है। तो कहा जाता है कि 1472 में जिस समय इब्राहिम लोदी सत्ता में थे, उसी समय 1472 में होशियारपुर ये नरनौल भी यहां पर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैं डाउट में हूं कि ये शायद पंजाब में ही पड़ेगा, जहां पर इनका क्या हुआ बच्चों, जन्म हुआ, ठीक। यहां का जो छोटा जो नाम है, सॉरी, उसको आप इस तरह से कह सकते हैं बच्चों, बजवाड़ा, ठीक है, बजवाड़ा कह सकते हैं। या एक नाम इसका और है, वो है हिसार फिरोजा क्षेत्र, आप इसको हिसार फिरोजा भी कह सकते हैं, हिसार फिरोजा या बजवाड़ा, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। तो ये यहां पर इनका क्या होता, जन्म होता बच्चों, ठीक है। एक सामान्य परिवार में ये पैदा हुए थे और इनका मूल नाम क्या था, फरीद था। पिता का नाम क्या था बच्चों, हसन था, जो आपके बिहार के सहसाराम जागीर के क्या थे, जागीरदार थे, ठीक है।
कहा जाता है कि शेरशाह सूरी को बच्चों इतिहास कई नामों से याद करता है। उसमें कुछ प्रसिद्ध नाम हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। शेरशाह की उपाधि या टाइटल के बारे में, इनकी उपाधियां क्या क्या हैं। शेरशाह की उपाधि की बात करें तो इनको सुल्तान आदिल कहा गया है। सुल्तान आदिल, सुल्तान ए आदिल कहा गया है। सुल्तान आदिल, इन्हें हम अकबर का पूर्वगामी भी कहते हैं। इन्हें बच्चों अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अकबर का पूर्वगामी, यानी जो गुण शेरशाह सूरी के अंदर दिखाई दिए वही गुण आने वाले समय में बच्चों अकबर के गुण में भी दिखाई देते हैं। ठीक है। और इसके बाद इन्हें शेर खां, शेर खां इनको कहा गया। शेर खां किसने नाम दिया था? शेर खां बच्चों इन्हें बहार खां लोहानी जो बिहार का शासक था, बहार खां लोहानी ने इनको दिया था। शेर मारने पर बहार खां लोहानी के द्वारा इनको दिया गया था और बहार खां लोहानी ने शेर मारने के उपलक्ष्य में इनको दिया था। और शेर शाह जो टाइटल इनको दी गई, शेर शाह बच्चों जो टाइटल है इनकी, ये शेर शाह की उपाधि इन्होंने चौसा के युद्ध में, यानी 1539 में चौसा का युद्ध इन्होंने लड़ा था। किससे? हुमायूं से। और इसी चौसा के युद्ध में जब इन्होंने हुमायूं को पराजित किया तो चौसा के युद्ध के बाद ही इसने अपने आप को क्या कहा? शेरशाह कहा बच्चों। इसने अपने आप को क्या कहा? शेरशाह। तो ये टाइटल बहुत पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। और सबसे बात बच्चों, जैसे कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। और कल का दिन, कल यानी 2 अक्टूबर बच्चों, कल एक क्लास सोच रहा हूं आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री पर ही पढ़ा दूं क्या? क्योंकि गांधी को पढ़ाने वाले तो बच्चों बहुत लोग होंगे कल की डेट में, ठीक है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को कोई याद नहीं करता है। और मेरे हिसाब से बच्चों वो हमारे बहुत आइडियल रहे हैं। तो अगर आप लोगों की फरमाइश हो तो कल लाल बहादुर शास्त्री के बारे में चर्चा करें। कल 2 अक्टूबर है। प्रियंका सिसोदिया, आप लोग बताएं फटाफट, फटाफट आंसर करिए। कल किस पे पढ़ना चाहोगे, गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो कम से कम 1.5 घंटे की क्लास 2 घंटे की रहेगी कल। बताइए फटाफट, कल लाल बहादुर शास्त्री या गांधी? अरे वो जंगल में शेर और मारने वाली कहानी बाद में बताएंगे, पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो बताओ आप लोग। लाल बहादुर शास्त्री या गांधी? क्योंकि गांधी तो बहुत लोग पढ़ाएंगे बच्चों, लाल बहादुर ज़्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं। तो चलिए कल एक लाल बहादुर की बायोग्राफी आपको पढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। कल की क्लास को लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि देखो लाल बहादुर शास्त्री बच्चों, अभी चूंकि नाम ही आ गया शेरशाह सूरी के संदर्भ को देखकर, क्योंकि जिस तरह से बच्चों लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहा जाता है, उसी तरह जो है आपके शेरशाह सूरी को भी धूल का फूल कहा जाता है बच्चों। इतिहासकार कानूनगो ने आपके लाल बहादुर शास्त्री को भी धूल का फूल कहा था, यानी एक मिट्टी से पैदा हुआ। ठीक है बच्चों, हाँ से चलिए कल इसी टाइम पे रखते हैं, 8 बजे ही रखते हैं। 8 बजे वाली देखते हैं, पहले मैं बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद आपको सूचना मिल जाएगी, ठीक है। तो कल की क्लास को करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। चलिए, हाँ, तो इनका एक नाम है बच्चों धूल का फूल, धूल में फूल। धूल में फूल इन्हें किसने कहा था? इतिहासकार कानूनगो ने कहा था। इतिहासकार कानूनगो ने इन्हें क्या कहा था? धूल में फूल। उसी तरह जैसे लाल बहादुर शास्त्री की चर्चा भी हमने कर दिया, गुदड़ी के लाल बच्चों, ठीक। और इनको एक नाम और दिया गया था बाबर के द्वारा, वो है अफगान चालाक। अफगान चालाक, चालाक अफगान, सॉरी माफ करिएगा, चालाक अफगान। चालाक अफगान,
चालाक अफगान, ठीक है। और इनको किसने कहा? बाबर ने कहा, बाबर ने कहा। और एक नाम इनको और दिया गया था, वो है रैयत आला, रैयत ए आला, ठीक है। ये सारे के सारे टाइटल बच्चों किसके हैं? शेरशाह सूरी के हैं। ये सारे के सारे टाइटल किसके हैं? शेरशाह सूरी के हैं। तो इतने कम से कम आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं बच्चों इनकी कहानी पर और बताते हैं कि इन्होंने किस तरह से अपने इतिहास का निर्माण किया और कैसे एक जागीरदार के बेटे से एक राजवंश का इन्होंने निर्माण कर दिया और किस परिस्थितियों में ये सारी चीजें हो गई, कैसे राजनीतिक घटनाएं घटती गई और किस तरह से एक सूर्यवंश अस्तित्व में आ गया। बच्चों आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। चलिए ठीक है। चलिए देखिए यहां पर बच्चों आपके हुमायूं का शासन है, फिलहाल अभी तो मान लीजिए बाबर ही है, सॉरी अभी इब्राहिम लोदी की बात हम कर लेते हैं, चूंकि अभी बाबर नहीं आया है, ठीक। तो ये बच्चों बिहार में सहसाराम जागीर है, सहसाराम, ठीक है। और बंगाल में इस समय शासक था मोहम्मद शाह, ठीक है। सहसाराम में सूबेदार है बच्चों, जागीरदार सूबेदार कौन है? सासाराम का सूबेदार बहार खां लोहानी है। यहाँ पे कौन है? बहार खां लोहानी। और ये पूरा क्षेत्र है, तो ये पूरा क्षेत्र बिहार है। बिहार का सूबेदार कौन है? बहार खां लोहानी है, ठीक। और यहाँ पर बच्चों चुनार है, चुनार यानी मिर्ज़ापुर। चुनार जो है, चुनार को उस समय का क्या कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार, पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता था चुनार को। यानी अगर किसी को भी बच्चों बिहार पर कब्जा करना है या बंगाल को जीतना है, अगर बंगाल और बिहार को जीतना है तो उसे चुनार को जरूर जीतना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से होकर सेना बच्चों पूरब की तरफ जाती है। और देखिएगा ये शेरशाह सूरी इस चुनार की विधवा लाड मलिका से विवाह करके चुनार के राजकोष को भी क्या करेगा? अपने कब्जे में कर लेगा और चुनार को भी अपने कब्जे में कर लेगा। और जब हुमायूं बंगाल में आएगा तो चुनार को क्या करेगा? अपने कब्जे में लेकर हुमायूं को यहीं पर क्या करेगा? घेर लेगा और हुमायूं यहीं पर चौसा के युद्ध में क्या हो जाएंगे? पराजित हो जाएंगे। तो वो तो बाद की बात है, अभी पहले हम इनके शुरुआती जीवन की बात करते बच्चों। कहा जाता है इनके पिता जो है इस समय यहाँ आगरा में कौन था? इब्राहिम लोदी था। इनके अभी प्रारंभिक जीवन की बात हम करेंगे। यहाँ पर कौन था? इब्राहिम लोदी था, जिनकी राज सत्ता जो है कहाँ तक थी? पंजाब तक थी बच्चों, लेकिन ज़्यादा बड़ी सत्ता तो नहीं थी, लेकिन पंजाब तक इनका क्षेत्र था। कहते हैं कि यहीं पर सासाराम की जागीर इनके पिता, सासाराम की जागीर इनके पिता हसन खां को दी गई थी, हसन खां को दी गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से शेरशाह सूरी की माँ जो है बच्चों बचपन में ही गुजर गई थी और इनके पिता हसन खां ने दूसरा विवाह कर लिया था। और हर दूसरी माँ बच्चों आपने सुना होगा कि वह अपने उस संतान को उतना सम्मान नहीं देती जो किसी दूसरी औरत से पैदा हुआ हो। तो वही चीज़ यहाँ शेरशाह सूरी के साथ होता है। हसन खां के द्वारा लाई गई जो पत्नी थी वह शेरशाह सूरी से ईर्ष्या करती थी, ठीक है, जिसकी वजह से कहा जाता है शेरशाह सूरी जो है नाराज होकर बच्चों हसन खां को छोड़ देते हैं और सासाराम से चले आते हैं कहाँ पर? सिराजे हिंद। कहाँ पर आ जाते हैं बच्चों? सिराजे हिंद में। सिराजे हिंद मतलब जौनपुर। और आपको पता है कि भारतीय इतिहास में ये जौनपुर बच्चों
शिक्षा का एक महान केंद्र रहा है। ठीक है, जौनपुर, आपका वाराणसी, दक्षिण में कांची, ठीक है, आपका विदिशा, आपका तक्षशिला, आपका नालंदा, आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये ऐसे केंद्र, उज्जैनी, ये ऐसे केंद्र हैं जो भारत में इतिहास के भारत में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। उसी में से हमारा ये सिराजे हिंद भी है, और यही मेरी बच्चों जन्मस्थली है सिराजे हिंद। ठीक है, और कर्मभूमि तो दिल्ली और प्रयागराज है, लेकिन जन्मस्थली बच्चों ये यही सिराजे हिंद है, यहीं का रहने वाला हूँ मैं। और कभी आपको भी अवसर मिले तो यहाँ पर आइएगा, बहुत अच्छा शहर है, छोटा शहर है लेकिन हिस्टोरिकल शहर है। तो सिराजे हिंद बच्चों यहाँ पर जब ये आए तो यहीं पर इन्होंने क्या लिया, शिक्षा लिया। सिराजे हिंद में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और बेहद कुशाग्र बुद्धि का ये बालक था, और यहाँ पर इन्होंने अरबी फारसी आदि भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और साथ साथ गणित का ज्ञान भी शेरशाह सूरी ने क्या किया, अर्जित किया। ठीक है, और कहते हैं कि जब यहाँ से इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चों शेरशाह सूरी जो है पुनः अपने पिता की जागीर में वापस जाते हैं, और पिता की जागीर में वापस जाने के बाद इन्होंने अपने पिता के साथ लगभग 21 वर्षों तक इन्होंने राजस्व प्रबंधक के रूप में कार्य किया। किस रूप में, राजस्व प्रबंधक के रूप में कार्य किया बच्चों। तो यहां पर इसने अपने जीवन में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक व्यवहारिक ज्ञान अर्जित किया। अपने पिता के साथ जो है रहकर व्यवहारिक ज्ञान, यानी किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान अर्जित किया, और जो ज्ञान बहुत ही उपयोगी हुआ जब इन्होंने सत्ता की स्थापना किया। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी मात्र 5 वर्षों तक ही शासन किया, लेकिन रई पद्धति, भूमि की माप करना, रुपया को चलाना, यह दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के प्रति शेरशाह सूरी पहले से ही क्या था, जागरूक था। उसे पता था कि किसी राजवंश की मजबूती जो है वो अर्थव्यवस्था की मजबूती पर ही डिपेंड करती है। हालांकि बाबर भी बहुत योग्य बादशाह था बच्चों, लेकिन बाबर के मामले में शेरशाह कहीं बाबर से आगे था, क्योंकि बाबर का पूरा जीवन केवल युद्धों में बीता, शेरशाह का भी पूरा जीवन युद्धों में ही बीता। दोनों का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, उसका 4 साल, इनका 5 साल, लेकिन जो उपलब्धियां शेरशाह सूरी ने अपने राज्य के लिए कर दिया वह उपलब्धियां बाबर नहीं कर पाया। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक अकबर है, लेकिन शेरशाह सूरी जो है वो सूर वंश का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक का मतलब होता है कि जो उन नियमों या संसाधनों का डेवलपमेंट कर दे जिनके आधार पर उसका राजवंश एक लंबे समय तक संचालित हो सके, जैसे अस्थायी सेना का गठन, जैसे ब्यूरोक्रेसी का निर्माण, मुद्रा व्यवस्था का विकास, रेवेन्यू टैक्सेशन सिस्टम का विकास। तो यानी वो चीजें जिसके आधार पर राजवंश एक लंबे समय तक चल सके, तो वो निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने समय किया था बच्चों। युद्धों से लड़ता रहा, लेकिन मात्र 5 वर्षों में ही इसने अपने राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान किया, जिसकी नकल आने वाले भविष्य में अकबर के द्वारा भी की गई। इसीलिए अकबर का पूर्वगामी माना जाता है किसको, शेरशाह सूरी को बच्चों। शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। कहते हैं इतना बेहतर प्रशासन अपने राज्य को दिया कि कोई बूढ़ी महिला भी रात के अंधेरे में अपनी पालकी में सोना रख के लेके जा सकती थी। इतना सुदृढ़ प्रशासन था बच्चों। तो यहां पर वापस ये गया, 21 वर्षों तक इसने अपने पिता के साथ रहकर बच्चों क्या किया, ठीक है। कहते हैं पिता से थोड़ा विवाद हुआ, पिता से विवाद होने के बाद बच्चों ये वापस आता है, और वापस आने के पिता से विवाद हुआ तो ये किसके पास गया, इब्राहिम लोदी के पास गया। कब, 1520 में। और सहसा राम जागीर ये किसको देने लगा, इब्राहिम लोदी को देने लगा। तो इब्राहिम लोदी ने साफ शब्दों में इसको कहा था कि जो अपने पिता का सम्मान न करे वह एक अच्छा व्यक्ति नहीं हो सकता। इसने सहसा राम जागीर को लिया नहीं, बल्कि सहसा राम जागीर इसे पुनः क्या किया, दे दिया। हालांकि लेने का हकदार भी नहीं था, क्योंकि सहसा राम जागीर वो बिहार के अंतर्गत आती थी बच्चों, ठीक, यानी बहार खान लोहानी के अधीन होनी चाहिए थी। पुनः ये वापस आ जाता है, ठीक है। जब वापस आया, अब देखिए परिस्थितियां कैसे लगातार बदलती रही। जब ये वापस आया तो वापस आने के बाद क्या हुआ बच्चों कि उसी समय बहार खान लोहानी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बहार खान लोहानी के मृत्यु के बाद बच्चों इसकी जो बीवी थी दादू, उसने, हालांकि ये इनके अंदर पहले भी सेवा दे चुका था
और शेर मारने के उपलक्ष्य में शेरखां की उपाधि दी गई थी बहार खां लोहानी के द्वारा। बाद में दादू ने अपने पुत्र जो है आजम के लिए जो है संरक्षक नियुक्त कर देती है, किसको? शेरखां को। शेरखां बच्चों यानी इसके पुत्र का क्या बन जाता है? संरक्षक बन जाता। अब यहां पर शेरखां के लिए एक बड़ा शुभ अवसर था। शेरखां जो है बच्चों जब जलाल का क्या बन गया? संरक्षक या शिक्षक बन गया। इसका आजम नहीं, जलाल नाम था, इसके पुत्र का नाम क्या था? जलाल। तो ये जलाल का क्या बना देती है शेरशाह सूरी को? शिक्षक। शिक्षक के साथ साथ ये संरक्षक भी था। अब शेरशाह सूरी जो है एक तरह से देखिए तो भाई एक विधवा के पुत्र का क्या बन गया? शिक्षक बन गया। समझ रहे हैं नहीं? लेकिन कहते हैं कि इसी समय क्या हुआ बच्चों कि जो सहसा राम की जागीर थी वह शेरशाह सूरी और इनके भाई के बीच बांट दी गई। अब यहां पर विवाद उत्पन्न हो गया कि सहसा राम जागीर का उत्तराधिकारी कौन होगा? जो नई मां थी उससे उत्पन्न संतान या शेरशाह सूरी? तो दोनों के बीच यहां पर बच्चों क्या हो जाता है? विवाद उत्पन्न हो जाता है। और जब यहां पर विवाद उत्पन्न हुआ तो कहा जाता है कि शेरशाह सूरी सहसा राम से चला गया कहां? बाबर के पास। किसके पास चला गया बच्चों? बाबर के पास। इनको छोड़ के चला गया कहां? बाबर के पास। और यही वो दौर है बच्चों, आपको याद है जब ये बाबर के पास गया तो बाबर के साथ ये चंदेरी के युद्ध में किसके साथ लड़ा? बाबर के साथ लड़ा। आपको याद है कल पढ़ाया था हमने, जब यहां से ये छोड़कर जाता है तो ये बाबर का साथ देना शुरू करता है। ठीक है, अब ये इब्राहिम लोदी का साथ नहीं देगा क्योंकि इब्राहिम लोदी से नाराज है। इब्राहिम लोदी इसको उद्दंड मानता है। बात समझ रहे नहीं? तो इब्राहिम लोदी तो हालांकि बाबर से पराजित हो चुके 1526 में पानीपत के युद्ध में। ठीक है, तो ये उसके बाद की घटना है। ये छोड़कर चला जाता है किसके पास? बाबर के पास। छोड़कर चला गया किसके पास? बाबर के पास। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों था भाई? बिहार के सूबेदार ने कैसे इनकी जागीर को बांट दिया? कैसे बांट दिया? इसलिए बांट दिया क्योंकि जब इब्राहिम लोदी की पानीपत के युद्ध में मृत्यु हो गई 1526 में, तो इब्राहिम लोदी के मरने के बाद जो बिहार की जागीर का या बिहार का जो सूबेदार था वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। स्वतंत्र घोषित करने के बाद सहसा राम जागीर उसके अधीन आ गई। सहसा राम जागीर जब उसके अधीन आ गई तो सहसा राम जागीर को उसने दो भागों में बांट दिया, शेरशाह सूरी और उसके भाई के बीच। अब शेरशाह सूरी यहां से नाराज होकर कहां जाएगा? किसके पास जाएगा? बाबर के पास जाएगा। और बाबर के पास जब ये गया तो बाबर का सहयोग करता है किस युद्ध में? चंदेरी के युद्ध में। किस युद्ध में करता है? चंदेरी के युद्ध में। चंदेरी के युद्ध में यह बाबर की तरफ से क्या करता है? लड़ता है। कब? 1528 में। चंदेरी के शासक हुआ करते थे बच्चों मेदिनी राय। चंदेरी का शासक हुआ करता था कौन? मेदिनी राय। और चंदेरी के युद्ध में जब बाबर जीता और जीतने के बाद जब शाम को इसने भोज दिया तो उस भोज में शेरशाह सूरी के मस्तक को देखकर उसने कहा कि ये तो भविष्य का विद्रोही है। कहते हैं चेहरे को देखकर बाबर, अब योग्यता देखी बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, मैंने कुछ नेताओं को देखा है जो भीड़ में भी आपको पहचान लेंगे, उनकी इतनी पारखी नजर होती है। बाबर भी शेरशाह को देखकर कहा कि इसको गिरफ्तार कर लो, ये भविष्य का विद्रोही है। इसका ललाट देखकर यह लगता कि ये भविष्य में क्या करेगा? विद्रोह करेगा। तो कहते हैं शेरशाह सूरी ने भी कहा था कि भाग्य ने अगर हमारा साथ दिया तो हिंदुस्तान मुगलों से खाली होगा, हम ही बाहर करेंगे आपको। और किया भी, भाग्य ने साथ दिया और गजब का दिया बच्चों। कहते हैं ना कि किसी आदमी की सफलता के पीछे औरतों का बड़ा हाथ होता है, लेकिन इसके पीछे विधवाओं का हाथ था। दो विधवाओं से विवाह करता बच्चों। तो मैंने अपने राजनीतिक इतिहास के निर्माण में शेरशाह सूरी ने औरतों का बड़ा बेहतर उपयोग किया। हालांकि वो बात की बात है, उसको दूसरे तरीके से मत लीजिएगा आप लोग। तो यहां चंदेरी के युद्ध में ये बाबर का साथ देता है और जब बाबर इस तरह का स्टेटमेंट देता तो ये बाबर के विरुद्ध हो जाता है। और आप देखेंगे खानवा के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में ये बाबर के विरुद्ध लड़ता है। बाबर के विरुद्ध लड़ा किसके साथ? महमूद लोदी के साथ और बंगाल के शासक के साथ। बंगाल के शासक के साथ। अच्छा, बाबर के पास ये गया कैसे था? क्या बिना मीडिएटर के बाबर के पास मिल सकता था? नहीं, इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाया था किसने? जुनैद बरसाल ने। बाबर से किसने मिलाया था इसको? जुनैद बरसाल ने।
ये जौनपुर के थे बच्चों, जुनैद बरसाल, ये जौनपुर के सूबेदार थे। और यही जुनैद बरसाल जो है बाबर को क्या करता है, बाबर को मिलाता है, बाबर से मिलाता है किसको, शेरशाह सूरी को। हाँ बच्चों, एक सूचना देना है, आज जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमारी 10 बजे की क्लास होती है, एक्चुअली दुर्भाग्य से उसको क्रिएट करना थोड़ा मिस कर गया मैं, तो आधा घंटा बाद है, वो 10:30 बजे है। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो स्पेशल क्लास हमारी है वो 10:30 बजे आज होगी। ठीक है, मिस कर गया था दिमाग से, उसको क्लास नहीं क्रिएट किया था तो याद आया लेट थोड़ा, तो 10:30 बजे से होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 10:30 बजे से वो क्लास आपको वहां ज्वाइन करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। ठीक है, जो स्पेशल क्लास हमारी होती है। ठीक, हाँ, तो यहां पर जुनैद बरसाल ने इनको मिलाया और हमने बताया कि घाघरा के युद्ध में ये बाबर के विरुद्ध लड़ता है, मैं किसके साथ, जो है बंगाल के शासक के साथ, और आपके महमूद लोदी जो इब्राहिम लोदी का भतीजा था, यानी सिकंदर लोदी का बेटा था। लेकिन इनके संघ को बाबर क्या करता है, पराजित कर देता है। ठीक है, अच्छा, बाबर पराजित कर दिया, तो अब देखिए बाबर जब पराजित हो गया बच्चों, तो उसी समय इसको दादू ने फिर बुला लिया। दादू विधवा हो चुकी थी उस समय, बहार खां लोहानी मर चुके थे, दादू अपने संरक्षक के रूप में इसको रख लेती है। अब यहां शेरशाह सूरी के पास अवसर आ गया बच्चों। इसी समय शेरशाह सूरी ने क्या किया, देखिए, कहते हैं इधर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, 1530 में बाबर मरा, उधर बिहार का सूबेदार मरा, उसके बेटे का ये क्या बना, संरक्षक बना बच्चों। और दुर्भाग्य देखिए, दुर्भाग्य ये था कि इसी समय ये चुनार का सूबेदार भी मर गया और इसकी विधवा जो लाड मलिका थी, इसकी विधवा लाड मलिका से क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने लाड मलिका से विवाह करके यहां पर क्या किया, अधिकार कर लेता है। और एक औरत और थी बच्चों, उसका नाम देखिए मिस हो रहा है, हाँ, बीबी फतह मलिका। बीबी फतह मलिका, 2 लोगों से विवाह किया था इसने, एक बीबी फतह मलिका, बीबी फतह मलिका और लाड मलिका, 2 लोगों से इसने क्या किया, विवाह किया। अब इन दोनों के विवाह से एक तरह से इसको क्या मिल गई, संपत्ति मिल गई। किसको, शेरशाह सूरी को, क्योंकि बिना अर्थव्यवस्था की मजबूती के आप सेना का गठन कर कैसे सकते हैं। और इनके सूबेदारी की जो सैनिक थे वो भी मिल गए इनको। तो लाड मलिका से विवाह करने का क्या हुआ कि चुनार पे इसका अधिकार हो गया। अब चुनार पे अधिकार होने का मतलब है कि अब शेरशाह सूरी चाहे तो बंगाल और बिहार को अपने कब्जे में कर सकता है, क्योंकि अभी इधर नहीं जा सकता, क्योंकि यहां कौन है, मुगल हैं, तो इधर अभी नहीं जाएगा। हर योग्य नेतृत्व हमेशा सबसे कमजोर पक्ष को जीतने की कोशिश करता है। तो शेरशाह सूरी अब प्रयास किधर करेगा, वो प्रयास ये करेगा कि बंगाल और बिहार पहले हमारे अधीन आ जाए, फिर हम इधर की तरफ चलेंगे। और इधर चलने का मतलब कि मुगलों से मुहरा लेना, और इधर जाने का मतलब कि सूबेदारों से या छोटे छोटे शासकों से युद्ध करना। तो अब शेरशाह सूरी क्या करेगा, जब चुनार पर इसका कब्जा हो गया तो इसने क्या किया बच्चों, इसने किया दौराहा का युद्ध लड़ा। किससे, अच्छा, इसी समय दौराहा का युद्ध बाबर ने तो हराया था। दौराहा का युद्ध 1532 में हुआ, किससे, शेरशाह सूरी और हुमायूं से। शेरशाह सूरी, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा छोटा युद्ध है ये, शेरशाह सूरी प्लस हुमायूं। इसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को पराजित कर दिया। तो हुमायूं ने जब इनको हरा दिया दौराहा के युद्ध में, ये दौराहा का युद्ध जाना जाता बच्चों, दौराहा के युद्ध में जब 1532 में हुमायूं ने हरा दिया, तो शेरशाह सूरी इस बात को अच्छी तरह समझ गया कि हम जो है बच्चों, हम इधर नहीं जा सकते। जब ये हार गया तो शेरशाह सूरी ये जान गया कि अब हमें विस्तार किधर करना चाहिए, इधर करना चाहिए, और हुआ भी वही। इसके बाद शेरशाह सूरी बच्चों अब बंगाल और बिहार की तरफ इसने क्या किया, अपना पदार्पण करना शुरू किया। और 1534, 2 साल बाद शेरशाह सूरी ने बंगाल के शासक मोहम्मद शाह पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। 1534 में सूरजगढ़ के युद्ध में, सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल का शासक है मोहम्मद शाह प्लस
शेरशाह। ठीक, दोनों के बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है बच्चों। मोहम्मद शाह क्या हो गए, पराजित हो गए। मोहम्मद शाह जब पराजित हो गए तो अब बंगाल चला गया किसके कब्जे में, शेरशाह सूरी के। यानी 1534 में शेरशाह सूरी ने बंगाल को क्या किया, जीत लिया बच्चों। शेरशाह सूरी ने बंगाल को क्या किया, जीत लिया। अच्छा, इसी बीच अब देखिए, अभी भी मुगल जो है बच्चों, अभी इंटरफियर इधर नहीं करते, क्योंकि बंगाल को बाबर ने नहीं जीता था, तो हुमायूं बंगाल को क्यों जीतना चाहता, बात समझ रहे नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह हुआ कि 1537 में तेलियागढ़ी के युद्ध में शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह ने मुगलों को हरा दिया। यहां पर इन्होंने मुगलों से क्या ले लिया, अब देखिए 1337 में तेलियागढ़ी के युद्ध में, तेलियागढ़ी के युद्ध में इस्लाम शाह, ये शेरशाह सूरी का बेटा है, शेरशाह सूरी इस्लाम शाह, इसने मुगलों को क्या किया, पराजित कर दिया, मुगलों को हरा दिया। हालांकि ये बच्चों छोटा युद्ध था, लेकिन कहा जाता है इस युद्ध ने हुमायूं के कान खड़े कर दिए बच्चों। हुमायूं इस बात को महसूस कर लिया कि शेरशाह हमारे लिए खतरा है। अब हुमायूं क्या करेगा, अभियान करेगा किसके विरुद्ध, शेरशाह सूरी के विरुद्ध, क्योंकि वो इस बात को समझ चुका है कि शेरशाह सूरी का स्वतंत्र रहना और जिंदा रहना हमारी मुगलिया सल्तनत के लिए क्या है, खतरा है। और अब जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बच्चों क्या होगा, संघर्ष होगा। अब शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच क्या होगा, संघर्ष होगा। अब हुमायूं स्वयं पहल करेगा, हुमायूं पहल करेगा किसके विरुद्ध, शेरशाह सूरी के विरुद्ध, लेकिन किस नाम पर, बंगाल को पाने के नाम पर, यहां के शासक की मदद के नाम पर। जब हुमायूं यहां से जाएंगे बंगाल की तरफ, शेरशाह सूरी बंगाल में अपने राजकोष को स्थानांतरित कर देगा दूसरी जगह पे, और यहां से घूम के आ जाएगा कहां, आपके चुनार में, चुनार के प्रवेश द्वार पर यहां कब्जा करके बैठ जाएगा कि आओ यहां से घूम के आओ। तो अब हुमायूं जब यहां से लौटेंगे तब हुमायूं को क्या करेगा, वो बताएगा बच्चों। तब होगा चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध होगा। ठीक है, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी का संघर्ष जो है कैसे शुरू होता है, उस पृष्ठभूमि को हमने बना दिया है। इसके बाद इतिहास कल आगे चलेगा बच्चों, और कल हम चर्चा करेंगे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बारे में, लेकिन हुमायूं के बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताने के बाद। तो हमारा उद्देश्य भी यही था, हमने शुरू में आपको बता दिया था कि हुमायूं को पढ़ना है तो शेरशाह सूरी को जानना पहले जरूरी है, और शेरशाह सूरी को बेहतर समझना है तो हुमायूं को भी जानना जरूरी है। तो कल हुमायूं के बारे में चर्चा, और फिर दोनों का तुलनात्मक इतिहास आपको कल हम बताएंगे। ठीक है, हाँ, कल जो हमारा प्रयास होगा बच्चों, आपको हम बता दें कि कल आपको बताना चाहेंगे कि कल का जो हमारा क्लास होगा उसमें आपको पता है बच्चों कि कल लाल बहादुर शास्त्री पर एक क्लास होगी, और मे भी वो 8 बजे की ही क्लास होगी। 8 बजे की क्लास को लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको पता है कि 5 अक्टूबर से बच्चों हमारी नई और फ्रेश बैच स्टार्ट हो रही है। 5 अक्टूबर से न्यू और फ्रेश बैच है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे कोड YesKY लाइव का यूज कर सकते हैं, प्लस और आइकोनिक, जो भी आपको बेहतर लगे बच्चों, कोर्स अपना परचेज कर सकते हैं, क्योंकि फीस बढ़ने से पहले आपको अपना कोर्स परचेज करना है। कोड हमारा है बच्चों YesKY लाइव। ठीक है, तो 5 अक्टूबर से वर्ड हिस्ट्री के साथ प्लस प्लेटफॉर्म पर न्यू और फ्रेश बैच हमारी स्टार्ट हो रही है, जहां पर आप स्काई लाइव के साथ जुड़ सकते हैं, जो आपको 10% डिस्काउंट भी देगा और साथ साथ डॉक्टर संजय सर से जुड़ने का मौका भी देगा। ठीक है बच्चों, तो कल क्लास करते हैं और कल बेहतरीन क्लास होगी। चलिए फटाफट, कोई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। थैंक यू बच्चों, सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट हमारी तरफ से।